समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर था, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम वहां से हटा दिया। भदोई जनपद जो संत रविदास जी के नाम पे था, समाजवादी पार्टी ने उस नाम को हटा दिया। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर उनका आश्रम चित्रकूट जिले में, उस पर समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जा कर लिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया। हम लोगों ने चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पे जो समाजवादी पार्टी के गुंडों का कब्जा था, उसको उससे मुक्त करवाया। पहली बार गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इतने व्यापक पैमाने पे देश भर में हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ देने का काम अगर किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। पहली बार यह हुआ है जब देश के अंदर क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या युवा हो, क्या महिलाएं हो, इन सभी के हितों के लिए ईमानदारी से योजनाएं बनी, उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी हुआ। लेकिन इनके बारे में बोलेगा कौन? क्योंकि विपक्ष शरारतपूर्ण तरीके से नेगेटिव नैरेटिव को सेट करने के लिए नकारात्मकता पैदा करने का निरंतर प्रयास करेगा और उस नकारात्मकता को रोकने का भी और चुनाव की दृष्टि से अपनी सबसे छोटी इकाई यानी नींव के पत्थर को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी ये बूथ वेरिफिकेशन से जुड़े हुए विधानसभा स्तरीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना, वे तमाम प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी आज से 4 वर्ष पहले जब रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई थी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने हर जनपद में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा था। समाजवादी पार्टी उस दिन जिन्ना को महिमामंडित कर रही थी। देखिए, दोनों में 360 डिग्री का अंतर है। एक है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की एकता और भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, और एक हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत को 2 भागों में बांटने का शरारतपूर्ण और पाप कर्म किया था। जिन्ना को सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर दुनिया के अंदर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवड़िया, उनकी जन्मभूमि गुजरात में होता है। भारतीय जनता पार्टी 31 अक्टूबर के दिन हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दौड़ के नाम पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करती है। यानी महापुरुषों को सम्मान देने का काम हो या फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का काम। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा तबका है जिसके लिए योजना न बनी हो? कौन सा ऐसा तबका है? गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, हर गरीब के घर में बिना भेदभाव के शौचालय निर्माण का कार्य, हर गरीब के घर में हर गरीब के सिर को ढकने के लिए एक छत का निर्माण, स्ट्रीट वेंडर,
यानी फुटपाथ पर पटरी व्यवसायियों के हितों के लिए पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की लैंड पर स्वामित्व योजना का लाभ घरौनी देकर के किए गए कार्य हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ हो, आयुष्मान भारत में हर गरीब के पास 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कवर देने का कार्य हो, या फिर उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाने की उपलब्धता। क्या कर रहे थे कांग्रेस की यूपीए सरकार? आप ऐसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नए लड़के होंगे उनको संभवतः स्मृति नहीं होगी, क्योंकि नए 25 वर्ष से नीचे के नौजवान उन स्थितियों से नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि 12 वर्ष पहले यही होता था। रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, दुर्लभ था, कठिन था। अगर आपको कनेक्शन लेने हैं 25 से 50 हजार रुपए की घूस दो। आपने कनेक्शन ले भी लिया, उन स्थितियों में आपको रसोई गैस नहीं मिलती थी। लेकिन पहली बार देश के अंदर 12 करोड़ और यूपी के अंदर 2 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं, फ्री में उपलब्ध हुए हैं। जिसके लिए 25-50 हजार रुपए घूस देनी पड़ती थी, वह फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किसी ने किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। याद करिए, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर गरीब भूख से मरता था। कुशीनगर जिले में हमने बहुत समय तक देखा। मैंने स्वयं 16 दिसंबर में और 17 की जनवरी में उन परिवारों से मिलने के लिए मैं स्वयं गया था। आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर और 16 करोड़ लोग यूपी के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, पहले उपचार के लिए कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। आज देश के अंदर 60 करोड़ लोग और यूपी के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुविधा उपलब्ध है। वे किसी भी पैनल हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकते हैं। ये सुविधा पहले नहीं थी। और मेरे पास कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि लिखता है कि यह व्यक्ति बीमार है, इसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो मैं उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा उपलब्ध करवा करके उसके उपचार की व्यवस्था करवाता हूं, हॉस्पिटल में उसको एडमिट भी करवाता हूं। ये पहले नहीं होता था, ये पहले नहीं हो पाता था। समाजवादी पार्टी की उस सोच ही नहीं थी, विकास वे कराना ही नहीं चाहते थे। वे हर प्रकार के नेगेटिव नैरेटिव को सेट करने के लिए, याद करिए, नौजवानों के लिए 9 लाख से अधिक नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। और मुझे लगता है आप भी अपने बूथ स्तर पर देखेंगे, अपने शक्ति केंद्र के स्तर पर देखेंगे, पिछले 9 वर्ष में कोई ना कोई नौजवान सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त किया होगा। कोई पुलिस में, कोई शिक्षा विभाग में, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयन हुई परीक्षा में, कोई उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, कोई सर्विस सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये नौकरियां उसने प्राप्त की हैं, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी खर्ची और बिना किसी पर्ची के। यानी इतनी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी और समाज के हर तबके के व्यक्ति को, हर नौजवान को उपलब्ध हो रहा है। याद करिए, आज से 9 वर्ष पहले यूपी का नौजवान जब यूपी के बाहर जाता था
अपना उत्तर प्रदेश की पहचान नहीं बताता था, और अगर उसने गोरखपुर की पहचान बता दी तब तो उससे दूरी लोग बना देते थे। और आज आप जाइए प्रदेश के बाहर, कहीं कहीं जाएंगे, यूपी का बताएंगे, गोरखपुर का बताएंगे, अगर वह 10 कदम दूर है तो आपके पास आकर के आपसे गले मिलने का प्रयास करेगा कि वाह, परिचय आप दे रहे हैं, चेहरे पर चमक उसकी होती है कि अच्छा यूपी के, अच्छा गोरखपुर से। ये परिवर्तन देखने को मिला है। अब पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव नहीं होता है। अब आपके रोजमर्रा के कार्यों में बिजली का संकट नहीं होता है। अब आपको सड़क, बिजली, पानी के लिए तरसना नहीं होता है। अब आपको एम्स के लिए संघर्ष नहीं करना होता है। अब फर्टिलाइजर कारखाना के लिए संघर्ष करने की नौबत नहीं आती है। बंद पड़ रहे चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की मांग नहीं उठती है, क्योंकि सरकार ने स्वयं ही इन कार्यों को कर दिया है। और अब आपको नारेबाजी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वह भी काम हो गया है। आज आप काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम, विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम, अयोध्या में जाएंगे, एक नव्य और भव्य अयोध्या आपको दर्शन कराती है। नैमिषारण्य में जाएंगे, एक नई नैमिषारण्य आपका स्वागत करती हुई दिखाई देती है। किसी भी शहर में जाएंगे, एक बदली हुई तस्वीर आपको नजर आती है, और कोई भी व्यक्ति आता है अभिभूत होकर के जाता है। कौन बोलेगा इसके बारे में? कौन बोलेगा इसके बारे में? आप मुझे बताइए। जब ये समाजवादी पार्टी थी तब तो नौकरी पे केवल सेफाई सिंडिकेट का कब्जा होता था। तब गोरखपुर के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। मुझे याद है 2016 की घटना, मैं सांसद था, मैं मानीराम से होकर के जंगल कौड़िया की तरफ जा रहा था, सड़क जाम था। मैंने कहा भी क्यों सड़क जाम है? पता लगा चूंठा एक गांव पड़ता है जंगल कौड़िया और मानीराम के बीच। पता लगा वहां के एक नौजवान ने सुसाइड किया है। तो मैं गाड़ी से उतरा, मेरा संसदीय क्षेत्र था। अब रवि किशन की तरह तो व्यस्त मैं नहीं रहता था ना, तो मैं गाड़ी से उतरा, तो गाड़ी से उतर करके मैं पैदल वहां चला गया। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? उन्होंने कहा साहब ये नौजवान पुलिस में भर्ती हुआ, पुलिस में इसका सिलेक्शन हो गया था, इसने रिटन टेस्ट पास किया, इसका मेडिकल फिटनेस सब, फिजिकल और मेडिकल दोनों पास किया। इसकी सूची में पहले नाम था, अंतिम सूची में नाम काट दिया गया। मां बाप का अकेला बेटा था, और जब भर्ती नहीं हो पाया, कोई कमाने वाला नहीं है, नहीं भर्ती हो पाया, तो उसने घर में आकर के सुसाइड कर दिया। कौन है इस पाप का जिम्मेदार? वो अभी पिछड़ी जाति का नौजवान था, पिछड़ी जाति का नौजवान था। आपको पता नहीं, जब यहां पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में ऐसे व्यक्ति को इसने अध्यक्ष बना दिया था जो उसके योग्य ही नहीं था, और जब उसके समय में एसडीएम की भर्ती होनी थी, 86 भर्ती होनी थी, 86 में से 56 एक जाति विशेष के समाजवादी पार्टी ने सिलेक्ट कर दिए। टॉप कौन किया था? जो हाई स्कूल में 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट में 3rd डिवीजन, वह टॉप कर गया। ये उनके समय की स्थिति है। आज वे इसके बारे में भी नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर प्रकार से प्रयास करेंगे। याद करना,
वे समाज को जाति के आधार पर बांटेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक ये समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मोदी जी के आह्वान पर भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है, तब तक भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और यही इनकी चिंता का विषय है। इसलिए वह पहले समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं, जाति के आधार पर फेक अकाउंट गठित करके एक जाति से दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, दूसरी जाति को दूसरी जाति को गाली दे रहे हैं, और फिर जातियों को आपस में लड़ाने का पाप कर रहे हैं। उसके नाम पे धरना प्रदर्शन करवाते हैं। थोड़ा सा मौका मिलता है, याद रखना, इनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं, किसी किसान के प्रति नहीं, किसी गरीब परिवार के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति होती थी। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, अपराधियों से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त है, कर्फ्यू से मुक्त है। इस समाजवादी पार्टी को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? कांग्रेस इसको कैसे स्वीकार कर सकती है? क्योंकि उन्होंने तो प्रदेश में कर्फ्यू दिया था, उन्होंने प्रदेश में दंगे दिए थे, उन्होंने प्रदेश में उपद्रव दिए थे, उन्होंने प्रदेश में लूट खसोट दिया था, उन्होंने प्रदेश में अराजकता दी थी। और उसी अराजकता का शिकार बनाने के लिए इनके द्वारा लगातार शरारतें की जा रही हैं, लगातार शरारतें की जा रही हैं। लगातार कभी वह जाति जाति को भड़काने का काम करते हैं, कभी किसानों को भड़काने का काम करते हैं, कभी युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, और कभी छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे दिल्ली में संसद सत्र का घेराव करने का काम किए, कैसे घेराव किए, कैसे तोड़फोड़ कराए छात्रों को बदनाम करने के लिए। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता अधिनियम का कानून पास किया, और इस कानून के तहत था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से कोई भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अगर भारत के अंदर आया है, 5 साल पहले आ चुका है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, भारत के अंदर सम्मानजनक ढंग से उसको बसने की सुविधा दी जाएगी। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके अन्य सेकुलर दलों ने विरोध किया। मुस्लिम संगठन विरोध में आए, लंबे समय तक इनके द्वारा आंदोलन किया गया। आप मुझे बताओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार होगा, बौद्धों पर अत्याचार होगा, जैनियों पर अत्याचार होगा, कहां जाएगा वो व्यक्ति? कहां जाएगा? अरे इसी हिंदुस्तान में तो आएगा। और मोदी जी ने यही किया, लेकिन इन्होंने उसका विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर, दलितों के कत्लेआम पर ये सभी दल मौन थे, किसी का मुंह नहीं खुल रहा था। पाकिस्तान में जब कत्लेआम होता है, इनका मुंह बंद हो जाता है, लोग कुछ नहीं बोलते। देश के अंदर कई हिंदू विरोधी दंगे होते थे, ये सभी दल मौन हो जाते थे। कांग्रेस के समय में जब कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम होता था, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता था, इनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन जब उन हिंदुओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण की बात मोदी सरकार ने की, तो इन लोगों ने उसके विरुद्ध कितना नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब करने का प्रयास किया था। और ये वहां तो दिल्ली में तो क्या ही, इन्होंने यूपी में भी, देश के अलग अलग राज्यों में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। जब उसमें विफल हो गए, उसके बाद इन्होंने किसानों को भड़काना शुरू किया।
किसानों को भड़काना शुरू किया। किसानों का आंदोलन, पंजाब से हरियाणा से लोगों को बहका बहका करके लाते थे, भड़काते थे। वहां भी जब किसानों की समझ में आया कि नहीं, ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, फिर इन्होंने युवाओं को भड़काना शुरू किया, दलितों को, वंचितों को भड़काना शुरू किया। और जब उसमें भी फेल हो गए, अब छात्रों को इन्होंने अपना निशाना बनाना शुरू किया। याद रखना, यह आपके बूथ स्तर पर भी छल और छद्म से नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है, बूथ की रचना कैसे होनी है, हर बूथ पे 12 सदस्यीय टीम खड़ी हो, 12 सदस्यीय टीम खड़ी होनी है, जिसके बारे में क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि एक तो बूथ अध्यक्ष होगा, एक बूथ का मंत्री होगा, इसमें 4 ऐसे हमारे सदस्य ऐसे होने हैं जिसमें एक लाभार्थी प्रमुख होगा। लाभार्थी प्रमुख का मतलब उस बूथ के अंदर कितने लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलता है, उसकी सूची तैयार करना, कितने परिवार हैं जिनके घर में शौचालय आया है, उनकी सूची तैयार करना, कितने परिवार हैं कि जिनको वहां पर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिला है, किसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, किस परिवार में सरकारी नौकरी मिली है, किस परिवार में सीएम युवा उद्यमी स्कीम का लाभ मिला है, किस परिवार में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। ये इन योजनाओं का लाभ लेकर उनकी सूची तैयार करना और सूची तैयार करने के साथ उनके साथ बैठक करके संवाद बनाना और बार बार याद दिलाना, बार बार याद दिलाना, उनको बताना। देखो, यह भी बताने की आवश्यकता कितने परिवार होंगे जिनको पेंशन की सुविधा, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिलता है, कितनी बेटियां हैं जिनको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलता है, कितने परिवार ऐसे हैं जिनमें मातृवंदना योजना का लाभ मिल रहा है, कितने परिवार हैं जिनमें सामूहिक विवाह की योजना का लाभ मिल रहा है। अगर ये सभी सूची अगर आप तैयार करेंगे ना, और फिर उन लोगों के साथ एक बार लाभार्थी सम्मेलन अपने बूथ पर ही करके उनको बताइए, याद दिलाइए स्वर्गीय राजीव गांधी के बयान को। उन्होंने कहा था ना कि 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 ही रुपया पहुंचता है, 85 रुपया कौन कहां जाता था? ये 85 रुपया ये सब गुंडे और दलाल खा जाते थे, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे प्रदेश को लूटे हैं, देश को लूटे हैं, यही खा जाते थे। ये पैसा आज जब मोदी जी क्लिक करते हैं या मुख्यमंत्री के रूप में मुझे लखनऊ में उसको दबाने का अवसर प्राप्त होता है, एक साथ करोड़ों परिवारों को एक साथ उस योजना का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यही है सुशासन। अगर हमने 100 रुपया भेजा है दिल्ली से मोदी जी ने या लखनऊ से मैंने, तो 100 रुपया उस लाभार्थी के खाते में सीधे जाता है, सीधे उसके खाते में जाता है। पहले नहीं होता था। पहले जो ये डकैती डालते थे पैसे में, वह किसी पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्ध का, किसी निराश्रित महिला का, किसी दिव्यांग जन का पैसा होता था। वह पैसा किसी गरीब के राशन का पैसा होता था, किसी छात्र के छात्रवृत्ति का पैसा होता था, किसी स्ट्रीट वेंडर को मिलने वाले लाभ का पैसा होता था, और वह पैसा किसी गरीब कन्या की शादी के लिए सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता, या किसी गरीब के मकान को बनाने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता, उसका पैसा होता था। वह पैसा उनको नहीं मिल पा रहा था, उन लाभार्थियों को बताइए। पहले यही पैसा तो सपा और कांग्रेस के लोग खा जाते थे। आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई है, तब आपका मकान बन पाया है, तब आपको राशन मिल रहा है, तब आपको पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, तब आपको ये सुविधाएं प्राप्त हो पा रही हैं। ये इसलिए क्योंकि
मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, उनको उसका अधिकार प्राप्त हो। इस सरकार की जो विल पावर है, सरकार का विजन है, उसको हम मिशन के रूप में आपके बीच इस बूथ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सब आप जब उनको बताएंगे तब जाकर के उनकी समझ में आएगा कि वास्तव में है क्या। आपको यह भी उनको बताना पड़ेगा। पहले विकास नहीं होता था, अब गोरखपुर में आपसे ज्यादा कौन जानता है। गोरखपुर ग्रामीण वाले होते तो कार्यकर्ता जानते हैं। तरकुलानी में रेगुलेटर की मांग 1956 से हो रही थी, लेकिन रेगुलेटर बना तब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये बनी तभी, और नहीं तो क्या होता था, पूरा जल जमाव, शहर से सटा हुआ। अब तो पता ही नहीं लगता है मुझे, जब उस सड़क की तरफ मैं देखता हूं, उधर मैं देखता हूं, तो ऐसे लगता है जैसे गोरखपुर महानगर का विस्तार हो गया। वहां तक कितनी दूरी तक हो गया, चारों तरफ अच्छी सड़क, 4 लेन की कनेक्टिविटी, लोगों की बसावट, जमीनों के दाम बढ़ गए, नई नई कॉलोनियां बस रही हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। कोई शीश महल बना रहा है, तो कोई अच्छे होटल भी बना रहा है, कोई फिल्मों में शूटिंग कर रहा है, और कोई फिल्मों की शूटिंग की लाइन में भी खड़ा है। यही तो है आज आपकी पहचान। अब गोरखपुर को बाद लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं, अच्छी निगाहों से देखते हैं, और उसी अच्छी निगाह के कारण आज ये परिवर्तन यहां देखने को मिला है। लोगों को बताने की आवश्यकता है। इनके द्वारा तमाम प्रकार से अन्य लोगों को भी निकाल करके उनके द्वारा छोटी छोटी बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा विपक्ष के द्वारा। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी है, लोगों को बताना है। और इसके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी प्रमुख के रूप में एक कार्यकर्ता को उसी बूथ पर जिम्मेदारी देनी है। एक को मन की बात हर महीने अंतिम रविवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम आयोजित होता है। उस बूथ में बैठक करके उस कार्यक्रम को सुनना, महत्वपूर्ण बातों को नोट करना, और उस बूथ पर जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो मन के बात के लिए आप उसको भी भेज सकते हैं। हो सकता है कोई विशिष्ट कार्य हुआ हो, या आपके माध्यम से हुआ हो, या किसी ने किया है, और उनका विस्तार से अगर आप प्रधानमंत्री जी के यहां भेज देंगे तो अगली बार मन के बात में प्रधानमंत्री जी उसका भी उल्लेख करेंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद जरूर होगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, याद रखना डिजिटल मीडिया के ताकत को आज के दिन पे हमें समझना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमें समझना होगा। नेगेटिव नैरेटिव कैसे सेट होता है। एक रात्रि में 200 मिलीमीटर की बारिश हो जाए, कोई भी शहर जल प्लावित होता है। गोरखपुर में 3 दिन पहले मूसलाधार बारिश होती है, कुछ जगहों पर पानी जल जमाव हुआ और उसको नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। हमारा भी तो दायित्व बनता है, हम भी तो अपने मोहल्ले के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में सही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। YouTube चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी हम भी दे सकते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। हम भी तो अपने तरीके से उसका और बेहतर तरीके से हमारी प्रस्तुतिकरण हो सकती है। हम भी सोशल मीडिया में सही चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने अगल बगल होने वाले विकास के कार्यों को लेकर के। हम भी उसमें अच्छा कंटेंट के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात उसके माध्यम से जोड़ करके प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को, विधायक जी को, महापौर को, पार्षद को
इन सबको धन्यवाद हम भी दे सकते हैं जहां अच्छा काम हुआ है। अच्छी चीजों को आप भी प्रस्तुत कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे के साथ पार्टी के अच्छे कार्यों को शेयर कर सकते हैं। और उस ताकत को अगर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके प्रति थोड़ी भी जागरूक हो जाए, दुनिया की कोई ताकत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी का बाल बांका नहीं कर पाएगी और कोई नेगेटिव नैरेटिव सेट नहीं कर पाएगी। इस दृष्टि से व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक प्रमुख उस बूथ पर होना है। BLA 2 SIR के बाद बड़े पैमाने पर एक वर्ग विशेष के वोटर बढ़े हैं, फर्जी वोटर बढ़ाए गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आप पे विश्वास नहीं करती, उन्होंने गलत नाम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी वे गलत नाम बढ़ाएंगे, बाद में कहेंगे कि बूथ पे चेकिंग ना हो। ये सब करने का प्रयास उनके द्वारा होगा। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि नहीं, जो मतदाता है वयस्क मतदाता ही मतदान करे। हर वयस्क मतदाता को मतदान करने का अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ताकत भारत के हर मतदाता को दी है और मतदाता को इसका उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन जो मतदाता नहीं है उसके नाम पे कोई दूसरा नहीं डाल सकता, मतदान नहीं पोल कर सकता। हमें इसके बारे में अपने बूथ पर जागरूक रहना होगा। मतदाता सूची को बार बार देखना, अब तो वह सब ऑनलाइन है। उसके बारे में भी जो हमारा BLA 2 है, बूथ पे कौन लोग छूटे हैं उनका नाम बढ़ाना, कौन लोग गलत हैं उनके लिए फॉर्म भर करके उनका नाम कटवाना, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और BLA 2 को यह अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग ने यह अधिकार BLA 2 को दिया है उस बूथ के अंदर। इसके लिए हमें BLO के इंतजार नहीं करना है, इसके लिए हमें किसी अन्य की इंतजार नहीं करना है, आपको स्वयं भी इसके बारे में तय करना है। 3 महिला सदस्य उस बूथ के अंदर जो सक्रिय हो, विचारधारा के साथ जुड़ी हुई हो, ऐसी 3 महिला सदस्य कौन होंगी यह भी तय करना। और 3 अन्य सदस्य हमें उस बूथ के अंदर देने चाहिए। याद करना, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए, पिछड़ी जाति से जुड़े हुए और अन्य ऐसे तबके से जुड़े हुए समूह को भी हम जरूर अपने बूथ के अंदर स्थान दें, उनको अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बनाएं। ये 12 सदस्यीय बूथ संरचना अपने पहले चरण में तैयार करना, और पहले चरण में जब पूरी तैयारी को आप यहां पे करेंगे, एक बड़ा सम्मेलन, बूथ स्तरीय बूथ की जो हमारी संरचना होगी, उस बूथ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को लेकर बूथ स्तर पर भी होंगे, शक्ति केंद्र स्तर पर भी होंगे, मंडल स्तर पर भी होंगे, और फिर विधानसभा स्तर के सम्मेलन, फिर उस प्रकार के कार्यक्रमों के अलग से आयोजित करने की एक योजना रचना अलग से हम लोग तैयार करेंगे। फिर पन्ना प्रमुख, जिसके बारे में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने आपके सामने कहा कि एक बूथ पर 800 से लेकर 1200 तक मतदाता होंगे। इसका मतलब 800 से लेकर 1200 तक के मतदाता का मतलब उसमें 250-300 परिवार होंगे। ये 200 से लेकर 300 जो परिवार हैं, इन परिवारों को अगर आप देखेंगे तो इन मतदाताओं के लिए अलग अलग पेज, मतदाता सूची के अलग अलग पेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कई पन्ना प्रमुख आपकी एक बूथ के अंदर बनेंगे, और उनके पन्ना प्रमुख के साथ कौन टीम काम करेगी, जिनका उन्हीं परिवारों के साथ संपर्क होना चाहिए, उनकी बैठकें होनी चाहिए। पिछले दिनों हम लोगों ने गोरखपुर महानगर के अंदर कुछ पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी, कुछ जगहों में स्वयं भी गया था। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर महानगर और गोरखपुर नगर और गोरखपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम में प्रदेश के अंदर अग्रणी स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। 403 विधानसभाओं में
ये दोनों विधानसभाओं का कार्य बहुत शानदार रहा है, लेकिन इसमें और अच्छा सुधार किए जाने की अपेक्षाएं की जाती है। बहुत अच्छा इसमें हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी से जुड़े हुए 6 प्रमुख सांगठनिक कार्यक्रम जो तय किए हैं, उनमें सबसे पहला कार्यक्रम है 6 अप्रैल। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है समरसता दिवस। ये 14 अप्रैल की तिथि होती है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम। यह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का हिस्सा है। तीसरा है बलिदान दिवस, 23 जून, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पावन बलिदान दिवस का। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का उद्घोष करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 1953 में कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए कांग्रेस के द्वारा जो साजिश की जा रही थी, कश्मीर के खिलाफ जो साजिश कांग्रेस के द्वारा रची जा रही थी, उसके खिलाफ अपना बलिदान किसी ने दिया था तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। और उन्होंने कहा था 370 के खिलाफ उन्होंने उस समय आंदोलन चलाया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और ये सपना साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पावन जयंती का कार्यक्रम। याद करिए, आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, हर कमजोर तबके के व्यक्ति को शासन की ढेर सारी स्कीम का लाभ, यह प्रेरणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। अंत्योदय, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचना, योजनाओं का लाभ पहुंचना, यह अंत्योदय। यह इस दिवस के अवसर पर अंत्योदय दिवस, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती का कार्यक्रम। अटल जी ने सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया, अस्थिर हो रहे भारत की राजनीति को स्थिरता प्रदान की, समन्वय की राजनीति के माध्यम से सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में श्रद्धेय अटल जी का योगदान अविस्मरणीय है। 60 वर्ष का उनका राजनीतिक जीवन निष्कलंक था, कोई आरोप नहीं लगा सकता था। याद करिए, एक व्यक्ति 60 वर्ष तक राजनीति में रहे, 60 वर्ष तक लगातार सार्वजनिक जीवन में रहे और कोई व्यक्ति उनके दामन पर एक दाग न लगा सकता हो। इस श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सार्वजनिक जीवन का रिकॉर्ड है। वे विदेश मंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 6 वर्षों तक शानदार भारत की यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ा करके भारत को एक शक्ति संपन्न भारत के रूप में स्थापित करने का काम किया। पोखरण विस्फोट के माध्यम से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी उन्होंने कराया था। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का कार्यक्रम सुशासन दिवस और समर्पण दिवस, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि 11 फरवरी को आयोजित की जाती है। ये जो आयोजन है, इस समर्पण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे, विचारधारा के लिए समर्पित थे। याद करिए, जौनपुर से वे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पंडित जी, अगर आप एक बार यहां पर एक जातीय सम्मेलन कर लेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जाति से बड़ा देश है देश, जाति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश। और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ हमें बांटने वालों को नहीं, जोड़ने वालों को प्राथमिकता देनी है।
और यह समर्पण था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। यह समर्पण था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। उन्होंने कहा पराजय स्वीकार्य, लेकिन समाज और देश के खिलाफ कुछ भी हमें स्वीकार्य नहीं। यह आदर्श है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, राष्ट्र सर्वोपरि है इस भाव के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है। इसके तर कुछ भी नहीं। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए, बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर पाएंगे। और वह कार्यक्रम हम लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम, इस प्रकार की योजना रचना के माध्यम से तय करना होगा। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। मैं देख रहा था सभी 457 बूथों पर, एक एक बूथ को मैं देख रहा था, एक एक बूथ को। 435 बूथ ग्रामीण के और 457 गोरखपुर नगर के। तो सभी बूथ अध्यक्षगण अपने बूथ पर मजबूती के साथ बैठे हैं। पिछले 4 घंटे से बैठ करके, मजबूती के साथ बैठ करके आपने साबित किया है कि आप गोरखपुर की सड़कों पर, गोरखपुर की समस्याओं को लेकर के मेरे साथ सड़कों पे आंदोलन भी कर सकते हैं और शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 4 घंटे धैर्यपूर्वक बैठ करके भी अपनी योजना रचना के बारे में चिंतन और मनन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। महानगर अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अभिनंदनीय है ये सभी कार्यकर्ता भी। और आप सबसे मैं कहूंगा, कल गोरखपुर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन होना है। एलिवेटेड एक बहुत बड़ा ब्रिज, 6 लेन का ब्रिज बनेगा, उसका उद्घाटन होना है। प्रयास होना चाहिए, ये जितने भी हमारे 892 बूथ हैं, हर बूथ से 10-10 लोगों को लेके आना है उस कार्यक्रम में। उसके लिए महानगर अध्यक्ष जी से
पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी से, दोनों महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा जी और अच्युतानंद शाही जी से हम लोग बैठ करके कार्य योजना बनाएंगे, अभी तैयारी करेंगे। और हम चाहेंगे कि कल उस कार्यक्रम में हर बूथ से एक वाहन आएगा, उसकी तैयारी अभी से करनी है, अभी से लगनी है। और उस कार्यक्रम में आप आइए और फिर उसका एक वीडियो बनाइए और उसको अपलोड करिए। फिर इसको बताइए आप पहले क्या था और आज क्या है। पहले क्या था, कभी रात्रि को आप जाएंगे, दूर से फर्टिलाइजर की फोटो लीजिए और उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड करिए। मैं एक दिन आ रहा था, रवि किशन जी मेरे साथ थे, कह रहे थे कि ये कहां की चीनी मिले। मैंने कहा चीनी मिलने, फर्टिलाइजर कारखाना है भैया। कहने लगे कहां की चीनी मिले। अरे हमने कहा गोरखपुर नगर का है ये, गोरखपुर में ये फर्टिलाइजर कारखाना है। एम्स के पास से आप जाएंगे तो एम्स, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स होगा, आज एम्स है। इंसेफ्लाइटिस कैसे, यही सीजन था जब यहां के बच्चे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से तड़प तड़प करके दम तोड़ते थे, लेकिन आज इंसेफ्लाइटिस से मुक्त, हर बच्चा सुरक्षित है। ये चीजें आज बताने की आवश्यकता है, नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। आप बताएंगे, लाभ होगा, लोग बहकेंगे नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की शरारत फेल हो जाएगी, बांटने वाले परास्त होंगे और जोड़ने वाले मजबूती के साथ भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ाने के मोदी जी के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।